Welcome listeners. Today's topic is Unit 16 of course MPA 011 State Society and Public Administration. तो क्या सरकारें एक प्राइवेट कंपनी की तरह चल सकती हैं? आज हम इसी सवाल से जुड़ी एक क्रांति के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी NPM। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम पहले समझेंगे कि आखिर पुराना सरकारी सिस्टम फेल क्यों हो रहा था। फिर देखेंगे कि इसके इलाज के तौर पर NPM को कैसे सामने लाया गया और आखिर में हम इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि ये इलाज कहीं बीमारी से ज्यादा खतरनाक तो साबित नहीं हुआ। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सवाल 1980s और 90s में पूरी दुनिया में गूंज रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास के जो शुरुआती दशक थे, जिन्हें कई लोग लॉस्ट डेकेड्स भी कहते हैं, वो उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाए थे। बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के बावजूद गरीबी और अकुशलता जैसी समस्याएं बनी हुई थी। असल में पुराना सिस्टम, जैसा कि सोर्स बताता है, ब्यूरोपैथोलॉजी से परेशान था। मतलब ऐसी बीमारियां जिन्होंने प्रगति की राह में जैसे स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए हों। लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी बात, जनता से एकदम दूरी, ये सब कॉमन हो गया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लोगों का सरकारी सिस्टम से विश्वास ही उठने लगा। एक नई अप्रोच की जरूरत बिल्कुल साफ दिख रही थी, क्योंकि राज्य एक ऐसे भारी भरकम जहाज जैसा बन गया था जो अपने ही लोगों से किए वादे पूरे करने में डूब रहा था। और इसी विश्वास के संकट से जन्मा एक नया और उस समय काफी रैडिकल माना जाने वाला आइडिया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो आखिर ये NPM है क्या चीज? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो NPM का मूल मंत्र सिर्फ पुराने नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि काम को बेहतर ढंग से करना है। इसमें नागरिक या कस्टमर को सबसे आगे रखा जाता है और परिणामों के लिए यानी रिजल्ट्स के लिए जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। और ये टेबल जो है ना, ये बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एकदम ड्रामेटिक शिफ्ट। जहाँ पहले सब कुछ सेंट्रलाइज्ड और हायरार्किकल था, अब वो डिसेंट्रलाइज्ड और नेटवर्क होने लगा। रूल्स की जगह रिजल्ट्स पर फोकस आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बदलाव की जो नींव थी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा इकोनॉमिक्स से आई थी। इसके पीछे पब्लिक चॉइस थ्योरी जैसे आइडियाज थे। ये थ्योरी मानती है कि सरकारी बाबू भी इंसान ही हैं और अपने फायदे के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए सिस्टम को ऐसे डिजाइन करना जरूरी है जहां उनकी जवाबदेही तय हो और काम कुशलता से हो। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं थी। नहीं, ये एक पूरा ग्लोबल मूवमेंट बन गया जिसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जोर शोर से आगे बढ़ाया। और इस मूवमेंट को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का काम किया वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने। उन्होंने विकासशील देशों को लोन या सहायता देने के लिए शर्त रखनी शुरू कर दी। शर्त ये थी कि आपको NPM सुधार लागू करने होंगे। यानी सीधा हिसाब था, पैसा चाहिए तो सिस्टम बदलो। और उस दौर के माहौल को ये कोट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। द बैशिंग ऑफ द स्टेट कैरेक्टराइज द पॉलिसी थ्रस्ट ऑफ द वॉशिंगटन कंसेंसस। मतलब उस दौर में स्टेट को ही समस्या माना जा रहा था और मार्केट को समाधान। और इसी सोच का नतीजा था वॉशिंगटन कंसेंसस। ये 8-10 पॉइंट्स का एक फॉर्मूला था जो दुनिया भर के देशों को दिया गया। इसमें सरकारी खर्च कम करना, प्राइवेटाइजेशन यानी सरकारी कंपनियों को बेचना और मार्केट को खोलना जैसे सुधार शामिल थे। बेसिकली सरकार कम, बाजार ज्यादा का एक नियो लिबरल एजेंडा था, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन सवाल ये था कि इन बड़े बड़े आइडियाज को जमीन पर उतारा कैसे जाए। इसका प्रैक्टिकल टूल था BPR यानी बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। BPR का मतलब आसान भाषा में बिजनेस करने का सबसे अच्छा या सबसे एफिशिएंट, सबसे स्मार्ट तरीका ढूंढना है। NPM ने इसी आइडिया को सरकार पर लागू किया ताकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा में कॉस्ट कटिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए सुधार लाया जा सके। और इन स्टेप्स को देखिए, ये दिखाते हैं कि सरकारी काम करने के तरीके में कितना बड़ा, कितना बुनियादी बदलाव आया। कठोर प्रक्रियाओं से हटकर लक्ष्यों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कस्टमर को सेंटर में रखना और डिसीजन मेकिंग को लोकल लेवल तक ले जाना जैसी बातें शामिल थी। और हाँ, एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, ये पुरानी मैनेजमेंट थ्योरीज जैसा नहीं था। मॉडर्न BPR की पूरी नींव ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT पर टिकी थी। टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़े इनेबलर के रूप में देखा गया। लेकिन
सवाल ये है कि क्या ये मार्केट वाला अप्रोच सच में कोई जादुई छड़ी थी? आइए अब इस तस्वीर का दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स पहलू भी देखते हैं। और सारे क्रिटिसिज्म का निचोड़ शायद इस एक लाइन में है, दिस वन साइज डज नॉट फिट ऑल। मतलब साफ था, एक ही नाप, एक ही फॉर्मूला हर किसी के लिए ठीक नहीं हो सकता। तो पॉइंट ये है कि इन बिजनेस स्टाइल सॉल्यूशंस की एक भारी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी, खासकर विकासशील देशों में। इसने सिटीजन को कस्टमर समझने की गलती की, गरीबों को मार्केट की दौड़ से बाहर करने का रिस्क पैदा किया और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं को महंगा बना दिया। और इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम इसी बुनियादी सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या एक सरकार अपने सबसे कमजोर नागरिकों को पीछे छोड़े बिना एक बिजनेस की तरह चल सकती है? ये सवाल मार्केट की एफिशिएंसी और एक राज्य के अपने सभी लोगों के प्रति कर्तव्य के बीच के तनाव को दिखाता है, और इसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगला यूनिट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।